जनवादी चेतना के लेखक भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं को जन सामान्य के प्रति समर्पित किया है। इनका साहित्य यथार्थ की ठोस जमीन पर अवलंबित है। साहनी जी का नाटक हानुस भी सामाजिक विषमता एवं संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। इस नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का अंतिम अंश व दूसरे दृश्य का प्रारंभिक अंश इस कक्षा में हम देखते हैं। शीर्षक है हानुस नाटक भीष्म साहनी, अंक 2, दृश्य 1। जॉर्ज, तुम एक बात भूल रहे हो कि हानुस एक पादरी का छोटा भाई है। इससे पहले का अपन पहले क्लास में देख चुके हैं। हानुस उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते उसका भाई कहेगा, और हानुस पर उसने बड़े एहसान किए हैं। देखो, अपन ने पहली कक्षा में पढ़ा था, हानुस जब नाटक शुरू किया था उसमें पढ़ा था कि भीष्म साहनी के साहित्य में राजनीति में जो भाई भतीजावाद चलता है उसको भी दर्शाया गया है। तो ये पंक्तियाँ, जैसे पिछली कक्षा में पादरी हानुस को कहता है कि मैं तुझे गिरजे घर में कोई काम दिलवा दूंगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, केवल घंटा आपको बजाना है। एक तो वो वाली पंक्तियाँ भाई भतीजेवाद को दर्शा रही है, और एक ये वाली पंक्तियाँ जो जॉर्ज कह रहा है, तुम एक बात भूल रहे हो कि हानुस एक पादरी का छोटा भाई है। हानुस उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते उसका भाई उसे कहेगा, और हानुस पर उसने बड़े एहसान किए हैं। ये दोनों पंक्तियाँ भाई भतीजेवाद वाली धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। हानुस भीष्म साहनी के साहित्य की विशेषता थी राजनीति में भाई भतीजेवाद को जो है उजागर करना। तो ये पंक्तियाँ आप भाई भतीजेवाद पॉइंट लगा के जैसे में लगा के आप लिख सकते हो। टाबर, हानुस एक दस्तकार है। वह उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते और दस्तकार जाएंगे। वह कारीगर है, कुल्फ साज है, हाथ से काम करने वाला आदमी है। वह हमारे साथ आएगा। जान, तुम बहक गए हो टाबर। हर आदमी के अंदर दस्तकार भी होता है, और राज दरबार भी, और मैं तो कहूँगा पादरी भी। आज हानुस दस्तकार है तो हमारा साथी है। कल महाराज ने उसे दरबारी बना दिया है। वह जमीन जायदाद का मालिक बन गया तो उसके अंदर का दरबारी जाग उठेगा, और अगर उसके अंदर का पाखंड बढ़ने लगा तो एक दिन उसके अंदर का पादरी भी जागे उठेगा। टाबर, मगर आज तो वह हमारे साथ है और हमें उसे अपने साथ ही बनाए रखना चाहिए। हुसाक, हानुस तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाएगा। जान, क्यों? हुसाक, वह अंदर से कमज़ोर है। उसे भाई कहेगा तो भाई के साथ चल देगा, तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ, और बादशाह सलामत कुछ कहेंगे तो उनका हुक्म बजा लाएगा। वह अंदर से पिलपिला है। जॉर्ज, पिलपिला होता तो इतनी लगन के साथ पूरे 17 बरस एक घड़ी बनाने में नहीं लगा देता। उसने अपनी जवानी नहीं गला देता। अंदर से पिलपिला होता तो कब का घड़ी बनाना छोड़ चुका होता। वह पिलपिला नहीं, अंदर से पत्थर की तरह मजबूत है। ये 59 है, ये पेज नंबर है। हानुस नाटक की मूल प्रति है ना, उसमें 59 पेज नंबर तक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे हुसाक, ये 60 पेज नंबर का है, 60 पेज नंबर का पढ़ रहे हैं। हुसाक, पिलपिला है, मैं उसे जानता हूँ। ऐसे सभी लोग अंदर से पिलपिले होते हैं, अंदर से मजबूत सिर्फ खुद लोग होते हैं, सिर्फ खुदगर्ज लोग होते हैं। वे अपनी गर्ज के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। टाबर, हम में मजबूती होगी तो उसमें भी मजबूती आ जाएगी। जॉर्ज, तुम्हें यकीन है तो कर देख लो। तुम यही चाहते हो ना कि एक जमात बनाई जाए और उस जमात में हानुस को शामिल कर लिया जाए। टाबर, हाँ यही। जॉर्ज, तो अभी से हानुस के साथ काम कर लो। ऐसा न हो कि वह विवाह में किसी दूसरे को बाद में किसी दूसरे को जबान दे बैठे। टाबर, मैंने उसे पहले से कहलवा भेजा है। जॉर्ज, क्या कहलवा भेजा है? तुम तो बड़े तेज निकले। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ विशेषताएं छूट रही थी, तो इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाना ठीक समझा। टाबर, यही कि आपने आइंदा के
कामकाज के बारे में मुझसे बात किए बिना कोई बात नहीं चलाए। भाई आइंदा आगे से आप मेरे से पूछे बिना कोई बात आगे नहीं बताए। जॉर्ज, तुम बेशक उससे बात करो, मगर मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है। एक बार बादशाह सलामत ने उसे आंखें दिखा दी तो वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। हुसाक, कल हानुस ने खुद कहा कि घड़ी नगर पालिका की है, और आज जब लॉर्ड पादरी ने कहा कि घड़ी गिरजे पर लगेगी, हानुस ने चूं तक नहीं की। मैं जो कहता हूँ अंदर से पिलपिला है। टावर, तुम्हें याद है गांव का वह लड़का जो किसी पादरी का सूर चुरा लाया था? जॉर्ज, हाँ याद है। वह लड़का पनाह लेने हानुस के घर जा पहुँचा था। मैं जानता हूँ। टावर, अपनी जान जोखिम में डालकर हानुस ने उसे पनाह दी थी, और आज तक वह हानुस के घर में रह रहा है। 60 पेज नंबर तक अपन ने पढ़ लिया है। आगे 61वां पेज नंबर पढ़ेंगे। अंदर से न कोई पिलपिला होता है न मजबूत। ये टाबर ही बोल रहा है, टाबर का ही कथन है। वह आदमी है जिसे हम पिलपिला समझते हैं। वक्त पिलपिला यानी कमज़ोर, जैसा उसको चाहे वैसा ही वह काम करता है। वक्त आने पर चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है, और जिसे हम सूरमा समझते हैं वक्त आने पर भाग खड़े होते हैं। जॉन, आजकल हर व्यापारी अपने को ज्ञानी समझने लगा है। 2 पैसे क्या कमा लिए, टाबर भी फिलासफर बन गया है। फिलासफर, दार्शनिक बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। कोई ढंग की बात करो। टाबर, क्यों, क्या तुमने पैसे नहीं कमाए हैं? मगर तुम्हारी खोपड़ी खाली की खाली बनी रही। तुम्हारी इस खाली खोपड़ी में अब हम ही कुछ डाले तो डाले। 2 एक सदस्य हंस देते हैं। जॉर्ज, मेरा एक सुझाव है। जान, वह भी सुने। जॉर्ज, हानुस की एक जवान बेटी है ना? जान, हाँ है, आगे कहो। जॉर्ज, उसका ब्याह टाबर के बेटे के साथ करवा दो। जॉन, फिर इससे क्या होगा? देखो कैसे दिमाग लड़ा रहे हैं बैठे बैठे। टाबर, कुल्फ साजी की बेटी के साथ। जॉर्ज, टाबर, अब वह कुल्फसाज नहीं है, अब वह बहुत बड़ा घड़ीसाज है, दरबारी बनने वाला है। जान, फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? जॉर्ज, हानुस फिर घड़ीसाजों की जमात में शामिल हो जाएगा। वह फिर अपने पादरी भाई की भी नहीं सुनेगा, वह अपनी बेटी की और अपने दामाद की सुनेगा। देखो कैसे भविष्य देख रहे हैं दोनों बैठे बैठे। जान, बड़ी दूर की कोड़ी फेंकी है जॉर्ज। जॉर्ज, तुम तो यही कहते हो कि व्यापारी को दूर की सोचनी चाहिए, और मैं तो आज से 200 साल बाद की भी। 60 पेज नंबर तक पढ़ लिया। 61 पेज नंबर देखो। मैं तो आज से 200 साल बाद की भी सोच सकता हूँ। तब न गिरजे होंगे न राज्य होंगे, राज्य न राज्य, चारों ओर व्यापारी ही व्यापारी होंगे। तब सभी की बेटियां व्यापारियों से ब्याही जा चुकी होगी। हर बात में व्यापारियों की, पैसे वालों की चलेगी। जान, तुम हानुस को तैयार करो। जॉर्ज, किस बात के लिए? जान, टाबर के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। हर बात का दारोमदार हानुस पर है। सेवचेक, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम सब टाल मटोल की बातें कर रहे हो। अगर इस वक्त तुमने कमजोरी दिखाई और घड़ी को हाथ से जाने दिया, तो लॉर्ड पादरी और सामंत मिलकर तुम्हारी हस्ती को ही नेस्त ओ नाबूद कर देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। अरबी फारसी के शब्द है। सभी चुप हो जाते हैं। सेवचेक उत्तेजित है। यह साफ बात है कि लॉर्ड पादरी ने घड़ी को गिरजे पर लगाने का ऐलान ही हमें नीचा दिखाने के लिए किया है। देखो राजनीतिक दावपेच जो है अपने सामने उपस्थित हो रहे हैं। अगर हम इस वक्त दब गए तो न हमें दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी और न हमें कोई पूछेगा, बल्कि एक एक करके हमारे सभी हक छीन लिए जाएंगे। टाबर, फिर तुम क्या कहते हो, क्या करे? सेवचेक, मैं कहता हूँ सीधा घड़ी को नगर पालिका पर लगा दो, पहले नगर पालिका पर घड़ी लग जाए। हुसाक, बादशाह सलामत की इजाज़त के बगैर। सेवचेक, बादशाह सलामत की इजाज़त के बगैर? सेवचेक, हाँ, इजाज़त के बगैर। तुम पहले घड़ी लगा लो, देखा जाएगा क्या होता है। लगी हुई घड़ी तो बादशाह सलामत भी नहीं उतरवाएंगे। जब हमारा हक है तो हम क्यों किसी की भी चापलूसी करें। हुसाक, अगर बादशाह सलामत नाराज़ हो गए तो? 62 पेज नंबर तक पढ़ लिया अपन ने। सेवचेक, नाराज़ हो गए तो देख लेंगे। सेवचेक कहता है कि अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो
देख लेंगे क्या करना होगा। इस वक्त तो घड़ी लगवाओ और जिस दिन बादशाह सलामत यहाँ तशरीफ़ लाए यानी यहाँ पर आए बैठने के लिए, सैकड़ों दस्तकारों सनअतकारों को इकट्ठा करो और उनका स्वागत करे। जज सेवचेक ठीक कहता है, किसी न किसी दिन तो हमें अपने हक के लिए डटकर खड़े होना ही पड़ेगा। हुसाक सुनो, घड़ी लगवा लो, एक साथ ही दरख्वास्त भी दे दो। सेवचेक इससे तो उल्टा दोष हम पर आएगा कि दरख्वास्त देने से पहले ही घड़ी लगवा ली। हम सीधी बात क्यों न करें। जॉर्ज हमें अपना मतलब साधना है सेवचेक। ये देखो, ये कथन है इनके बीच बीच में हो जाता है, ये देखो है ना। सीधे रुख साधे या उल्टे रुख, सयाने कहते हैं बर्तन में से घी निकालना हो तो टेढ़ी अंगुली से निकालो। देखो मुहावरों का प्रयोग है ना, सीधी अंगुली से नहीं निकलेगा। तुम दरख्वास्त ज़रूर दे दो और साथ ही बादशाह सलामत तक जैसे तैसे सिफारिश भी पहुंचाओ। व्यापारी वह है जो वक्त को पहचानता है। सेवचेक मैं समझता हूँ दरख्वास्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले महीने जब बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए तो हम कहेंगे कि आपके स्वागत के लिए घड़ी लगाई गई है। अगर वह नहीं माने तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि घड़ी उतरवा देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हुसाक और अगर हानुस कमज़ोर पड़ गया तो उसने घड़ी नहीं दी तो। शेवचेक संभावनाएं जता रहे हैं। हानुस कुछ नहीं कहेगा, वह तो चाहता है कि घड़ी नगरपालिका पर लगे। फिर तुम्हारे वजीफे फिर जीता रहा है, वह क्या कह सकता है। अब देखो लोग अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं। वजीफा नगरपालिका ने कितने साल वजीफा दिया है, 5 साल। उससे पहले तो गिरजाघर वाले दे रहे थे, एमिल ने भी उसको वजीफा दिया है। लेकिन कितनी जो है अलग अलग जगह से उन्होंने प्राप्त किया था, है ना। और अधिकार की देखो लड़ाई हो रही है। जॉर्ज सेवचेक ठीक कहता है, मैं नहीं समझता कि वह लाट पादरी के डर से या अपने भाई के डर से घड़ी लगाने से इनकार कर देगा। हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए। अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं और व्यापारी लोग, पालिका के सदस्य अंदर आने लगते हैं। दो दो एक एक करके मीटिंग की कार्रवाई शुरू होने लगती है। सेवक मीटिंग में और लोगों से भी बात कर, सो हमें किसी की धमकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉन, जॉर्ज, टावर, हुसाक लंबी मेज के पीछे कुर्सियों पर बैठने लगते हैं। हुसाक प्रधान की कुर्सी पर बैठता है। मीटिंग की कार्रवाई शुरू होने लगती है। पर्दा गिरता है। ये हो गया अपना पहला अंक का पहला दृश्य। दूसरा दृश्य है, देखो पहले अंक में अपन ने क्या क्या देखा था, वो उसकी जीवन संघर्ष और संघर्षों से लड़ता हुआ वह किस प्रकार अपने अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग है, और उसको सहायक लोहार, एमिल और जेकब उसकी सहायता करते हैं, वो सब। और इसमें देखो किस प्रकार लोग ने राजनीतिक दाव पेच कर रहे हैं, स्वार्थपरता की बात कर रहे हैं, है ना, व्यापारी वर्ग की। दृश्य 2, दूसरा दृश्य यहाँ से शुरू होता है। खुलने पर हानुस के घर में उसकी बेटी या खिड़की में से बाहर देख रही है। खुलने पर हानुस के घर, हानुस आएगा बेटे यहाँ पर, है ना, कर लेंगे अपन, अभी कर लेते हैं। हानुस के घर में उसकी बेटी खिड़की में से बाहर देख रही है ना, ये देखो देख रही है, बाहर देख रही है। कमरा संत की धूप से खिला है। धीरे से जेकब का प्रवेश। बोलता हुआ एन, बोलता हुआ आएगा यहाँ पर, थोड़ी बहुत हो जाती है। बोलता हुआ एन यांका की एमिल हो जाएगा। बोलता हुआ एन यांका के पास जा खड़ा होता है और यांका की आंखें बंद कर लेता है, बंद कर देता है। तब यांका क्या कहती है, यांका कौन होगा, जेकब है और कौन है, छोड़ो जेकब, गली में से लोग देख रहे हैं, जेकब ही तो हो, अब बहुत बनो नहीं, मुझे यह बचपना अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, माँ आती होगी, उस दिन की तरह फिर डांट देगी।
जेकब यांका की आंखों पर से हाथ हटा लेता है। ये जेकब आएगा, जेकब हाथ हटा लेता है। फिर यांका कहती है, यांका बस डर गई जेकब, आज माँ कुछ नहीं कहेगी, आज तो वह बड़े से बड़ा कसूर भी माफ़ कर देगी। यांका आज न जाने माँ को क्या हो गया है, सुबह से कभी हंसती है कभी रोती है। देखो जेकब, गली में कितनी रौनक है, सभी लोग बापू की घड़ी देखने जा रहे हैं। तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं? पीछे मेज पर से फूलों का एक गुलदस्ता उठा लाती है। किसी ने खिड़की में से फूल अंदर फेंके हैं। देखो, यांका की माँ कभी हंसती है कभी रोती है। रोती तो इसलिए है कि कितने कितने दिन जो है मैंने व्यतीत किए हैं, कैसे दुखों में मैंने समय व्यतीत किया है। और हंसती है जे हानुस की सफलता को देखकर किस प्रकार उसकी जो है हवावाई हो रही चारों तरफ से। किसी ने खिड़की में से फूल अंदर फेंके हैं। जेकब, तुम्हें देखकर फेंके होंगे। यांका, नहीं। जेकब, पहले कोई नीचे बापू को पुकारता रहा। 3-4 आदमी थे। फिर खिड़की में से, ये 64 पेज नंबर तक पढ़ लिया अपन ने ना, अब आगे वाला 66 पेज नंबर आ गया। फिर खिड़की में से यह गुलदस्ता फेंक कर चले गए। खिड़की में से बाहर की ओर देखते हुए किसी परिचित को देखकर हाथ हिलाती है। तुम भी क्या चौक में जा रही हो? नीचे से लड़की की आवाज़। और तुम क्या घर पर बैठी रहोगी? यांका नीचे से लड़की को बोलती है कि तुम भी क्या चौक में जा रही हो ना। और नीचे से लड़की की आवाज़ आती है, और तुम क्या घर पर बैठी रहोगी? यांका, माँ नहीं जाने देती, कहती है घर पर मेहमान आएंगे, तुम घर पर रहो। ये यांका का कथन है, तुम घर पर रहो। आवाज़, नहीं नहीं, चलो हमारे साथ। नीचे से जो दूसरी लड़की थी वो कहती है, नहीं नहीं, चलो हमारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ लौट आऊँगी और दोनों मिलकर माँ को मदद देंगी। आ जाओ, जल्दी करो। अच्छा, आप समझी, तुम क्यों नहीं आना चाहती? वह तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? माँ का बहाना बनाती हो? यांका, हाय नहीं, माँ ने सच रोक दिया है, तुम चलो। माँ ने इजाज़त दी तो मैं भी आऊँगी। आवाज़, हंसकर, तुम नहीं आओगी, है ना। दोनों सखियाँ आपस में बात करती है इशारों इशारों में। यांका घूमकर, तुम खिड़की के पास क्यों चले आए? जी, तुम मर्द लोग कितने बेवकूफ़ होते हो, मेरे पीछे खिड़की में से झांकने की क्या ज़रूरत थी? जेकब, अच्छी बात है, तो मैं जा रहा हूँ। यांका बिगड़ गए, ये यांका का कथन है। एक तो भूल करते हो, इस पर बिगड़ने भी लगते हो। हाय हाय, हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखेर देती है। इतने बड़े हो गए और बच्चे की तरह रूठते हो। वाजी कहो, बड़ी लग गई। सहसा जेकब का चेहरा खिल उठता है। अब तो तुम भी यही साज बन गए, यानी खड़ी साज बन गए। क्या तुम्हें भी इनाम मिलेगा? यही साज नहीं होगा, घड़ी साज होगा। बड़ी मुश्किल से टाइप किया है भाई, बहुत टाइम लगा है इसको टाइप करने में। वो उसमें देखने में दिक्कत आ रही थी ना, इसलिए। जेकब, क्या मालूम? बांका तो जी। यांका, यांका तो जी, यह भी इनाम की ख्वाब देखने लगे। तुमने किया ही क्या है? बापू कहते थे हथौड़ी पकड़ा दो तो तुम हथौड़ी पकड़ा देते थे, और बापू कहते थे वह पुर्जा पकड़ा दो तो वह पुर्जा पकड़ा देते थे। इसे घड़ी बनाना कहते हैं। जेकब, में घड़ी का एक एक पुर्जा जानता हूँ। जेकब कहता है कि मैं घड़ी का एक एक पुर्जा जानता हूँ। तुम समझती क्या हो? यांका बड़ी उत्सुकता से, क्या सचमुच घड़ी बजती है तो संत दर्शन देते हैं और मुर्गे पंख फड़फड़ाता और बांग देता है? जेकब, हाँ तो। यांका, और माँ मुझे जाने ही नहीं देती। जेकब, 5 संत है, खिड़की में बाईं ओर से आते हैं और दाईं ओर से चले जाते हैं। किसी ने गहरे रंग का लबादा पहन रखा है तो किसी ने लाल रंग का, बड़े अच्छे लगते हैं। यांका, तुम जानते हो, बापू ने यह घड़ी मेरे लिए बनाई है। जब मैं छोटी थी तो वह मुझसे कहा करते थे कि यह घड़ी तो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए बना रहा हूँ। उत्सुकता से, क्या लोगों ने घड़ी देखी है? वे क्या कहते हैं? तुमने कुछ सुना? जेकब, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। यांका, क्या यह सचमुच हमेशा चलती रहेगी?
जेकब: और क्या? इस घड़ी से नगर का काम बंद जाएगा। सुबह के वक्त जब घड़ी बजेगी तो नगर के रास्ते खोल दिए जाएंगे। घड़ी बजेगी तो पुल पर के संतरियों को खबर मिल जाएगी और वे पुल को खोल देंगे। घड़ी की आवाज़ सुनकर लोग गिरजे में जाया करेंगे। और जब शाम होगी और घड़ी 14 बजा रही तो जेकब घड़ी के नीचे खड़ा यांका की राह देखा करेगा। यांका चहक कर, और जेकब वही खड़ा का खड़ा रह जाएगा। घड़ी पर 15 बजेंगे, फिर 16 बजेंगे और फिर वांता कहीं कहीं नहीं आएगी, यानी यांका कहीं नहीं आएगी। गली में से आवाज़ आती है ना? गली में से एक आवाज़ आती है, हानुस, यही हानुस का घर है ना? अरे सूरत तो दिखाओ, सूरत तो देखो तुम्हारी। देखो जब हानुस प्रसिद्ध हो गया तो कैसे कैसे आवाज़ आ रही है। घड़ी उसकी बनकर तैयार हो गई, तब जाके देखो हानुस की भी पूछ हो गई, वरना घर के में खाने के भी लाले पड़ रहे थे। दूसरी आवाज़: इस वक्त घर पर थोड़े ही होगा, नगर पालिका में गया होगा। पहली आवाज़: जुग जुग जिए हानुस, नगर को 4 चांद लगा दिए। फूलों का गुलदस्ता फेंकता है। पिछले दरवाजे में से हानुस कमरबंद बांधता हुआ अंदर आता है। कुछ थका हुआ लग रहा है। दाढ़ी के बहुत से बाल सफ़ेद हो चुके हैं। देखो काम करते करते सफ़ेद हो चुके हैं। पीछे पीछे सुई धागा लिए कात्या व्यस्त हो चली आ रही है। वह भी अब थकी सी अधेड़ उम्र की स्त्री लग रही है। हानुस फूलों का गुलदस्ता उठाकर खिड़की के पास जाता है। गली में खड़े 3-4 व्यक्ति तालियां बजाते हैं। हानुस हाथ उठाकर उनका अभिवादन करता है, गुलदस्ता उठा लेता है। आवाज़: आफरीन हानुस, कमाल कर दिया, मुबारक। दूसरी आवाज़: यह तुमने कैसे बनाई हानुस? सनुस बना दी दोस्तों, जैसे तैसे बन गई। हानुस, ये हानुस है यहाँ पर, हानुस ने कहा है कि बना दी भाई। है ना? हानुस बना दी दोस्तों, जैसे तैसे बन गई। आवाज़: अब यह सारा वक्त चलती रहेगी हानुस, खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी। पीछे खड़ी कात्या छाती पर आलिया का निशान बनाती है। जेकब की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब यानी जेकब की ओर मुख को करके। घड़ी के पीछे वाली दीवार पूरी की पूरी चुन दी गई है। जेकब: जी चुन दी गई है। पिछले दरवाजे को ताला भी लगा दिया है। हानुस: तुम घर क्यों चले आए? वहीं पर रहते तो बेहतर था। जेकब: औजारों का बक्सा लेने आया हूँ, मैंने सोचा इसे वहीं घड़ी के पास रख देना ठीक होगा। हानुस: तुम वहीं पर पहुँचो, हम में से एक आदमी का वहाँ रहना ज़रूरी है। जेकब औजारों का थैला उठाकर बाहर चला जाता है। हंसकर मांगे हुए कपड़े पहनने में यही नुकसान होता है कि जगह जगह से उन्हें ठीक बैठाना पड़ता है। कात्या हानुस के चुगे में सीवन ठीक कर रही है। ये वो कपड़ा फटा हुआ है उसका, है ना, मांगा हुआ है, मांगे हुए कपड़े देखो, और उसको भी सिल रही है वो कात्या। भगवान चाहेगा तो अब तुम्हें अपने कपड़े भी नसीब हो जाएंगे। हानुस: कैसा है बिटिया, अच्छा है ना? देखो मांगा हुआ है, उसको सिल रहा है और फिर भी बेटी को पूछ रहा है कि देखो अच्छा है ना? यांका: बहुत अच्छा है, बढ़िया, कपड़ों की अपनी ही ज्ञान है। टक्कर घूमता है और आईने में अपना अक्स देखता है। मैं अब समझ सकता हूँ कि दरबारी लोग क्यों ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़िया कपड़े पहन रखे होते हैं। कात्या: नहीं जी, क्योंकि ये दरबारी होते हैं। हानुस: और क्यों उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े आईने लगा रखे होते हैं, ताकि उनमें आते जाते वे अपनी पोशाक देख सके। वाह क्या खूब है। क्या हुसाक साहिब लोगों को कहते तो नहीं फिरेंगे कि मेरा चुग्गा हानुस ने पहन रखा है। देखो नगर पालिका वाला हुसाक था ना, वो अपने पढ़ा पहले, है ना, उसका चुग्गा था वो, है ना, वो पहन रखा और उसमें फटा हुआ। कात्या: कहते हैं तो कहने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हानुस: नहीं जी, इसमें बड़ी भद्द होती है। शीर्षक का सुना रहा था कि एक बार वह एक आदमी की पोशाक पहनकर नगर पालिका में गया। वहाँ पहुँचा तो वही आदमी वहाँ लोगों से घिरा खड़ा था।
सिसका को देखते ही चिल्लाया, देखना सिसका, घुटने पर घुटना रखकर नहीं बैठना, शिकन फट जाएगी। कात्या, सिसका ने क्या कहा? हनुस, सिसका क्या कहता? बेवकूफ़ी की तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। कात्या, तुम भी बेवकूफ़ी की तरह मुस्कुरा देना। हनुस, और क्या, मुझे तो हमेशा बाद में सोचता है कि क्या कहना चाहिए था, उस वक्त तो सोचता ही नहीं। हाजिर जवाबी भी बहुत बड़ा गुण है। कात्या, जूते कौन से पहन कर जाओगे? हनुस, यही जो पहन रखे हैं। कात्या, ये जूते पहन कर जाओगे? मेरी नाक कटवाओगे? कल जूतों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? मैं कहती नहीं हनुस, जानती हो तो महीने भर से मरने की फुर्सत नहीं थी। देखो, है ना, कहता है कि मरने के अब टाइम नहीं है और तू कह रही जूते लेके आओ। मीनार की एक पूरी दीवार तोड़नी पड़ी थी, फिर उसमें घड़ी जोड़ना लगाना। कात्या, और लोग भी तो थे, क्यों वे काम पूरा नहीं कर सकते थे? हनुस, वे क्या करते? घड़ी मैंने बनाई है या किसी दूसरे ने? क्या सब काम मिस्त्रियों मजदूरों पर छोड़ देता और खुद अपने लिए जूते ढूंढता फिरता? कात्या, ये जूते पहनकर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यांका से। यांका, भागकर पादरी चाचा के घर जाओ और उनसे कोई बढ़िया सा जूतों का जोड़ा मांग लाओ। जल्दी करो। यांका, जाती हूँ माँ। देखो कैसी परिस्थितियाँ थी। यांका का प्रस्थान। हनुस, कमरे में ऊपर नीचे सांस से टहलते हुए, वाह, अब ठीक है, अब चलने में भी मज़ा आता है। ऐसे कपड़े पहनते हो तो गली में पैदल चलना तो हिमाकत है। यह पोशाक तो घोड़ा गाड़ी के लिए बनी है। अब पता चला कि दरबारी लोग क्यों घोड़ा गाड़ियों में बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़िया पोशाक पहन रखी होती है। हम भी मोहल्ले में से घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकले, जरा रुआब गाठे। वाह, सामने से सिसका आ रहा हो तो कहे, क्यों भाई सिसका, आज पैदल ही टांगी घसीट रहे हो? कात्या, मोहल्ले में तो अपने ही गरीब लोग रहते हैं, उन पर क्या रुआब गाठोगे? हनुस, अरे हंसी मजाक है, रुआब कौन गाठ रहा है? कात्या, तुम तो हंसी मजाक में कहते हो, वे लोग समझेंगे ऐंठ रहा है, यह अच्छा नहीं है। भगवान से डरते रहना चाहिए। सारा वक्त कात्या उसकी पोशाक ठीक करती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फट रही होती है ना। हनुस, ऐंठ कौन रहा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कात्या, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। मोहल्ले वाले तो हम अपनी है, खुद सुख दुख में हमारा हाथ बटाते हैं। अच्छा, मोहल्ले वाले भी तो हमारे अपने ही हैं। ये हमारे आएगा यहाँ पर, है ना, हमारे मोहल्ले वाले भी तो हमारे अपने ही हैं। सुख दुख में हमारा हाथ बटाते हैं और फिर कामयाबी का सेहरा तो तुम्हारे सिर लगा है। वे लोग तो वैसे के वैसे गरीब है, उनसे क्या मजाक। देखो कितनी समझ की बात है, एक आदर्श समझदार नारी है। चरित्र चित्र में लिख सकते हो आप इनकी ये बातें, है ना, कि उनसे कैसा मजाक, है ना। और देखो पादरी की बातें करती है तब भी उनको समझाती है ये, और कैसे घर चलाती है ये, है ना। हनुस, भगवान बचाए इन धार्मिक औरतों से। आज के दिन सुबह से अब तक कितनी बार प्रार्थना कर चुकी हो? कात्या, आज ही क्यों, मैं तो सारा वक्त प्रार्थना करती रहती हूँ, इसी से तो भगवान ने आज यह दिन दिखाया है। अच्छा, अब देखो हनुस की तो सारी मेहनत बेकार है, यानी कात्या ही कर रही थी, उसी वजह से हनुस आज, है ना, कामयाबी के शिखर पर बैठा है कात्या के अनुसार। हनुस, सच? कात्या, सच नहीं तो और क्या। कात्या, 3 बार तो तुम घड़ी की कमानियाँ तोड़ चुकी हो, 2 बार सारा सामान खिड़की में से बाहर फेंक चुकी हो, कुछ नहीं तो 6 बार मुझे पीट चुकी हो, फिर भी कहती हो आज तुम्हारी प्रार्थना कबूल हुई है। देखो। कात्या, कमानियाँ तोड़ना दूसरी बात है, मैं दिल से तो यही चाहती थी कि तुम्हें कामयाबी मिले, भगवान भी यही मांगती थी, भगवान से भी यही मांगती थी। हनुस, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है ना कात्या, मुझसे किसी को सुख नहीं मिला। कात्या, तुमने खुद कौन सा सुख पाया है, दिन रात मेहनत की है, सारी जवानी। हनुस, धीमी आवाज़ में, मेरी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारी कुर्बानी है। हर काम के पीछे किसी औरत की प्रार्थना होती है, उसकी कुर्बानी होती है, उसकी प्रेरणा। कात्या, यह काम तुम्हारे जी तोड़ मेहनत से पूरा हुआ है। अपन ने देखा था भीष्म सानी ने उसको स्त्री ग्रस्त में, स्त्री और पुरुष की जो दोनों को
स्त्री पुरुष को है ना ग्रस्त जीवन में स्त्री पुरुष के जीवन को रथ के दो पहिए के रूप में स्वीकार किया है। और ये जो विशेषता है ना, यहाँ पर कात्या और इसका दोनों का कथन लगा सकते हो आपको। इनके रचनाओं में सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने वाले आदर्श दंपतियों की बड़ी गरिमा के साथ रेखांकित किया है। देखो आदर्श दंपति है हानुस और कात्या दोनों, है ना। इस प्रकार हानुस ने इन्हें मेहनत की है, संघर्ष किया है, कात्या ने उसका भी साथ दिया है। ये आप इसमें लिख सकते हो इसमें विशेषता। हानुस की घड़ी सहसा बज उठी है। उसकी आवाज़ से पहले तो दोनों विस्मित होते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं, एक दूसरे से बगल गिर होते हैं। हाय, इसकी आवाज़ कैसे गूंजती है। घर में बजा करती थी तो इसका आवाज़ ऐसी नहीं थी। हानुस, जेकब पहुंच गया होगा, यह बहुत अच्छा हुआ ने। महाराज के आने से पहले घड़ी चालू हो गई है। कात्या, महाराज ने भी इसकी आवाज़ सुनी होगी। हाय, उन्हें कैसे लगी होगी। महाराज को तुम पर कितना गर्व हुआ होगा। देव प्रतिमा की ओर घूम जाती है, छाती पर सलीब का निशान बनाती है और फिर सिर ढककर देव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ी रहती है। बाहर गली में भागते कदमों का शोर। आवाज़ एक, तुमने सुना, यह घड़ी की आवाज़ है। हानुस की घड़ी नगर पालिका पर लगाई गई है, यह उसी की आवाज़ है। हानुस, कुल्फसाज ने बनाई है। मैं घड़ी को देखने जा रहा हूँ। तुम उसे देख आए। आवाज़ दूसरी, हाँ, जितनी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा तब तक तो बजी नहीं, वहाँ से लौटा तो ससुरी बजने लगी। आवाज़ एक, बहुत बड़ी है, नीचे एक गोल चक्कर है जिसमें सुइयाँ घूमती है। अब देखो चारों ओर हानुस की घड़ी घड़ी की बातें हो रही है। आवाज़ दो, आज तो मैं दिन भर चौक में ही रहूँगा, देखे कितनी बार बजती है। आज यहाँ महाराज आने वाले हैं। सुना है पहले घड़ी को गिरने पर लगाने जाते, सुना है पहले घड़ी को गिरजे पर, गिरने पर नहीं आएगा, गिरजे पर, गिरजे पर लगाने जा रहे थे। गिरजे पर पड़ी घड़ी का क्या काम। यहाँ पर गिरजे ही आएगा। घड़ी का क्या काम। आवाज़ दो, गिरजे के बाहर पट्टी लगी होगी तो अंदर कौन जाएगा। लोग बाहर खड़े घड़ी को देखेंगे या अंदर इबादत करेंगे। एक और गुलदस्ता अंदर आकर गिरता है। हानुस उसे उठाकर खिड़की के बाहर पास जाता है, लोगों का अभिवादन करता है। तालियों की आवाज़। आवाज़ एक, खुश रहो हानुस, वाह, जुग जुग जियो। दरवाजे में से यांका भागती हुई अंदर आती है। यांका के हाथों में बहुत से फूल है, दूसरे हाथ में चमचमाते जूतों का जोड़ा है। यांका, ओ बाबू, तुम लोगों ने घड़ी को सुना। यहाँ आवाज़ आई थी, देखो बाबू, ये फूल लोगों ने मुझे दिए हैं। जिस किसी को पता चला कि मैं हानुस की बेटी हूँ, मुझे फूल लाकर भेंट करता है। तुम नहीं जानती माँ, वहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। सभी लोग घड़ी देखने जा रहे हैं। जब घड़ी बजी तो मैं गली में थी, ऊपर से नीचे तक मेरे बदन में ऐसी छुरछुरी हुई, तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा तो रोना निकल आया। मैं घड़ी की टन टन सुनती जाती और रोती जाती। यांका की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह माँ से बगल गिर हो जाती है, पूछती है, हंसती है, यानी गले मिल जाती है। बगल गिर शब्द का अर्थ होता है गले मिल जाना। पूछती है, हंसती है, माँ, क्या घड़ी की आवाज़ सचमुच यहाँ तक पहुँची थी। कात्या, हाँ तो साफ सुनाई दे रही थी। यांका, मेरे सामने जो लोग चल रहे थे झट से ठिठक खड़े हो गए। मेरे नज़दीक एक और औरत प्रार्थना के शब्द बुदबुदाने लगी और बार बार छाती पर सलीब का निशान बनाने लगी। जब घड़ी बज चुकी तो लोग सहसा ऊंचा ऊंचा बोलने लगे और एक दूसरे से बगल गिर होने लगे, यानी एक दूसरे से खुशी से मिलने लगे, गले मिलने लगे। हाय, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब घड़ी बजी तो मैं घर की ओर भागने लगी। मैंने कहा भागकर जाऊं और आपको बताऊं कि घड़ी बज रही है। मुझे क्या मालूम कि उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी। हानुस नए जूते पहनते हुए, वाह, बहुत अच्छे जूते हैं। जूता पादरी का, तबादा व्यापारी का, हंसता है।
दरवाजे पर दस्तक होती है। 2 आदमी कंधों पर बियर के 2 केग उठाए दहलीज पर खड़े हैं। देखो, अब जिस आदमी को है ना घर की राशन सामग्री तक के लिए है ना लोगों से दरख्वास्त देनी पड़ती, उस आदमी के घर बियर की बोतल आ रही है अपने आप। एक, यह हनुस कुल्फसाज का घर है। कात्या, जी कहिए, क्या बात है? दूसरा, शहर के कुल्फसाजों ने बियर का कनस्तर भेजा है। एक और यह नगर पालिका की ओर से है, कहाँ रखे? एक और कोने में रख देते हैं। कात्या, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, आप भी आइए। एक गिलास तो हमें अभी पिला दो बहन, बियर का क्या भरोसा बाद में मिले नहीं मिले। कात्या, पियो पियो। गिलास लाकर कनस्तर खोलने लगती है। एक, लेकिन इसे क्यों खोलती हो? इसे जश्न के वक्त खोलना। कात्या, एक ही बात है, तुम पियो। है ना, खुले दिल वाली स्त्री है। एक, क्या घर में बियर नहीं है? इधर उधर देखता है। घर की गरीबी का मांस पाकर, यानी घर की गरीबी का एहसास पाकर, नहीं नहीं, हम बाद में पियेंगे, ऐसे भी क्या जल्दी है? कात्या, नहीं नहीं, तुम पी कर जाओ। 2 गिलास भर देती है। दोनों व्यक्ति स्टूलों पर बैठ जाते हैं। एक, हमने तो घड़ी नहीं देखी, झूठ क्यों कहे, मगर जो मिलता है तुम्हारा ही नाम लेता है। दूसरा, तुमने नहीं देखी, हम तो देख आए। एक बात बताओ हानुस भाई, इसके अंदर बैठा आदमी तो बैठा बैठा थक जाता होगा। हानुस, इसके अंदर कोई नहीं है, सभी यही पूछते हैं। दूसरा, अंदर कोई नहीं तो ये बस्ती कैसे है? देखो, उस समय जब पहली बार घड़ी हुई बनी थी तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं ना। तो घड़ी बस्ती यानी इसके अंदर कोई आदमी बैठा है और उसको टाइम टाइम बजाता रहता है। हानुस, अपने आप बस्ती है। दूसरा, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ दोस्त, हम सब जानते हैं उसके अंदर आदमी बैठा है, दिन भर वहाँ बैठा रहता होगा, रात को सरक जाता होगा, यही है ना? देखो, है ना। हानुस, इसके अंदर कमानियाँ लगी है, जो एक बार चला दो तो अपने आप चलती रहती है। दूसरा, यह किस्सा किसी दूसरे को सुनाना। मेरा चाचा भी घड़ियाल बजाता था, वह रस्सी खींचता है तो घड़ियाल बजता है, रस्सी खींचना बंद कर घड़ियाल बंद हो जाता है। एक बात बता दो, ऐसी बातों को छिपाना। अच्छा, एक का कथन है ये। 2 व्यक्ति थे ना, वो बातें कर रहे थे, तो उसमें एक, बता दो, ऐसी बातों को छिपाना नहीं चाहिए, बाद में लोगों को पता चलता है तो बड़ी भद्दी होती है। दूसरा, बियर की आखिरी घूंट भरते हुए, अच्छा तुम नहीं बताओ, तुम खुश रहो, सलामत रहो, तुम्हारी घड़ी चलती रहे, युग युग तुम्हारा नाम हो। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। कात्या, दरबार के बाद लगता है तुम लोग आएंगे। यांका, मैं सोचती हूँ पड़ोसियों के घर से बर्तन और ले आते तो अच्छा था। यांका, मैं अभी जाकर ले आती हूँ माँ। यांका पीछे मेज की ओर चलती जाती है। कात्या, मैं सोचती हूँ अब बेटी की शादी भी कर दे। हानुस मुस्कुराकर, सुन बिटिया, तेरी माँ क्या कह रही है? कहती है अब यांका की शादी भी करा दो। मैं तो कहूँगा आज ही कर दो, मुझे नए कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे। ये देखो, कात्या और हानुस की संघर्षशील की कहानी।